हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनेक्डोट स्टडी हब। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर सेकंड है, दो ध्रुवीयता का अंत, उसका थ्योरी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। यह जो वीडियो है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड या अन्य किसी भी बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में एनसीईआरटी है, तो इस वीडियो को देख सकते हैं। क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूज़र नेम है @abhishek200435। और इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको अनेक्डोट स्टडी हब के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो आप हमारे अनेक्डोट स्टडी हब के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस वीडियो में जो पार्ट 1 है उसमें चर्चा के कौन कौन से बिंदु हैं, अर्थात इस वीडियो में क्या आपको पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक ध्रुवीय विश्व, उसके बाद दो ध्रुवीय विश्व, उसके बाद पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया, ये क्या होते हैं इनको समझेंगे। उसके बाद हम शॉक थेरेपी देखेंगे और उस शॉक थेरेपी के परिणाम क्या थे वे भी देखेंगे। तो इन सभी टॉपिक्स को इस वीडियो में पार्ट 1 में कवर किया जाएगा और पार्ट 2 जो अगला वीडियो होगा उसमें बचे हुए टॉपिक्स को कवर किए जाएंगे और चैप्टर जो सेकंड है पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा पार्ट 2 में, ठीक है। फिलहाल पार्ट 1 में देखते हैं सबसे पहले एक ध्रुवीय विश्व क्या होता है। जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट है, एक ध्रुवीय विश्व यानी वैसा विश्व जिसमें केवल एक ध्रुव हो, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या लिखा गया है। लिखता है, जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति के दबदबे में हो, अर्थात जब वैसा विश्व जहाँ केवल एक व्यवस्था हो, एक महाशक्ति हो और उसी के दबदबे में, उसी के वर्चस्व में पूरी दुनिया काम कर रही हो, तो उसे क्या कहते हैं, एक ध्रुवीय विश्व कहते हैं। और ऐसी व्यवस्था को एक ध्रुवीय विश्व कहा जाता है, जैसा कि मैंने बताया। अर्थात दूसरे शब्दों में यहाँ बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही ध्रुव हो अथवा एक ही केंद्र हो। ध्रुव मतलब केंद्र, सेंटर जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही ध्रुव हो, एक ही केंद्र हो, तो उसे हम एक ध्रुवीय विश्व कहते हैं। यानी एक वैसा सेंटर जहां से पूरा दुनिया को कंट्रोल किया जा रहा है, पूरे संसार को कंट्रोल किया जा रहा है, तो उसे हम एक ध्रुवीय विश्व कहते हैं। 1945 से 1991 के बीच शीत युद्ध का दौर था, हम सभी जानते हैं। और उस दौर में अमेरिका और सोवियत संघ दो प्रमुख सत्ता के केंद्र थे। जो दो महाशक्तियां थीं, अमेरिका और सोवियत संघ, ये दो ध्रुवीय विश्व उस दौरान था। 1991 ईस्वी के बाद विश्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था कायम हुई और जिसका संचालन अमेरिका कर रहा है, क्योंकि 1991 ईस्वी के बाद तो सोवियत संघ का विघटन हो गया और एकमात्र महाशक्ति बच गया अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। और तब से लेकर अब तक वही एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का संचालन कर रहा है अमेरिका। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि एक ध्रुवीय विश्व क्या था, अर्थात विश्व में एक ही महाशक्ति और उसी महाशक्ति के अनुसार पूरी दुनिया चल रही है, पूरी दुनिया पर उसी का वर्चस्व है, उसी का ताकत है, उसी का दबदबा है, तो उसे हम कहते हैं एक ध्रुवीय विश्व। लेकिन 1945 से 91 के बीच में ऐसा नहीं था। क्यों ऐसा नहीं था? क्योंकि उस दौरान अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियां थी और पूरी दुनिया दो खेमों में विभाजित थी, अमेरिका वाले खेमे और सोवियत संघ वाले खेमे, ठीक है। अब चलेंगे दो ध्रुवीयता क्या होता है, इसे समझते हैं। तो लिखता है कि दो ध्रुवीयता से तात्पर्य है कि शक्ति संतुलन का दो महाशक्तियों में विभाजन। जो अमेरिका और सोवियत संघ थे ना, एक अमेरिका और सोवियत संघ, तो इन दोनों महाशक्तियों में शक्ति का जो विभाजन था, थोड़ी शक्तियां सोवियत संघ के पास थी और थोड़ी शक्तियां अमेरिका के पास थी। तो जो शक्तियों का बंटवारा था उसे हम कहते हैं शक्ति, वो हो गया शक्ति संतुलन। तो दो महाशक्तियों से तात्पर्य है कि शक्ति संतुलन का दो महाशक्तियों में विभाजन तथा दोनों महाशक्तियों में वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष की स्थिति का निर्माण। अर्थात जब दो महाशक्तियां होंगी तो लड़ाई तो होगा ही, कंपटीशन तो होगा ही कि ज़्यादा शक्ति मेरे पास हो, ज़्यादा पावर हमारे पास हो। अमेरिका चाहेगा कि मेरे पास ज़्यादा पावर हो, सोवियत संघ चाहेगा कि मेरे पास ज़्यादा पावर हो। तो यही होता था दो ध्रुवीयता, यानी जो दुनिया थी दो खेमों में विभाजित थी, अमेरिका और सोवियत संघ, और दोनों में कंपटीशन था कि ज़्यादा पावर मेरे पास हो,
अमेरिका चाह रहा था कि ज़्यादा शक्तियाँ मेरे पास हो, ज़्यादा से ज़्यादा देश मेरे कहे अनुसार चले, मेरे दबदबे में हो। सोवियत संघ इसका उल्टा चाह रहा था, वह चाह रहा था कि आधी से ज़्यादा दुनिया है जो मेरे पक्ष में हो और हमारा ही समर्थन करे, मेरे वर्चस्व के अनुसार चले। ठीक है, तो ये दो ध्रुवीयता का कंसेप्ट है। अगला प्रश्न, अगला जो है टॉपिक है कि दूसरी दुनिया क्या थी। ये तो हो गया दो ध्रुवीयता की, जो दुनिया थी, जो विश्व था, दो खेमों में विभाजित था, दो ध्रुवों में विभाजित था। लेकिन जो दूसरी दुनिया का कंसेप्ट है ये क्या है, तो इसे समझते हैं। लिखता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। उसके बाद पूर्वी यूरोप के देशों को सोवियत संघ में शामिल होना और इसके समाजवादी एवं राजनीतिक तर्ज पर देशों को ढालना ही दूसरी दुनिया कहलाता है। अर्थात जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया 1945 में, तो उस दौरान हुआ क्या कि जो यूरोप था, ये पूरा का पूरा यूरोप, उसके जो पूर्वी इलाके थे, पूर्वी इलाके में इन द सेंस इधर वाला जो पार्ट था, पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ में शामिल हो गए। रूस बगल में ही था तो रूस में शामिल हो गया। और पूर्वी यूरोप के देशों का सोवियत संघ में शामिल होना और इसके समाजवादी और राजनीतिक तर्ज पर देशों को ढालना, यानी जो पूर्वी यूरोप के देश थे वो सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से सोवियत संघ में मिलना शुरू कर दिए, सोवियत संघ में शामिल हो गए। तो इसे ही हम दूसरी दुनिया कहते हैं। अर्थात जितने भी देश सोवियत संघ में शामिल थे उसे हम दूसरी दुनिया कहते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ आप मैप पर इनकी स्थिति देख सकते हैं। जो येलो कलर है, जो पीला कलर से है, वो पहली दुनिया को दर्शा रहा है। जो रेड कलर में है वो दूसरी दुनिया, और जो ग्रीन कलर में है तीसरी दुनिया। तीसरी दुनिया भी समझेंगे, फिलहाल इन्हें मैप पर देख लेते हैं। तो ये जो पूरा इलाका है आप देख रहे होंगे, ये पूरा का पूरा इलाका पहली दुनिया है, जो अमेरिका वाला था, अमेरिका के वर्चस्व में था, अमेरिका के कंट्रोल में था। ये जो पूरा का पूरा इलाका पीला वाला आप जितने भी देख रहे हैं ये सब पहली दुनिया है। यहाँ देख सकते हैं ये हो गया पश्चिमी यूरोप, ये यूरोप था, ये पूरा का पूरा यूरोप था, लेकिन इसमें से कुछ भाग पश्चिमी यूरोप और इधर का इलाका पूर्वी यूरोप कहलाया। तो जो पश्चिमी यूरोप का कई सारे देश भी अमेरिका वाले खेमे में शामिल थे। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया की स्थिति भी देख रहे होंगे, जो ऑस्ट्रेलिया था वो भी अमेरिका वाले खेमे में शामिल था। रेड कलर से जो देख रहे हैं आप, वो रेड कलर से पूरा का पूरा सोवियत संघ और बहुत सारे विश्व के अनेक देश भी इसमें भी शामिल थे, जिसमें रूस, यूक्रेन और 15 अन्य देश भी शामिल थे। और इस प्रकार यहाँ दूसरी दुनिया वाले देश थे जिसमें वार्सा पैक्ट था। तीसरी दुनिया जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं, तीसरी दुनिया साउथ अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और भारत वाला दक्षिण पूर्वी जो एशिया है, ये सभी देश जो थे तीसरी दुनिया में शामिल थे। तो अभी तो हमने पढ़ा है कि पहली दुनिया क्या था और दूसरी दुनिया क्या था। तीसरी दुनिया तो अभी देखे नहीं है, चलें तीसरी दुनिया को समझते हैं। तीसरी दुनिया से तात्पर्य ऐसे देशों या संगठनों से है जो अन्य देशों द्वारा बनाए गए गुटों में सम्मिलित नहीं होते हैं। यहाँ यह समझिए कि जो अमेरिका के द्वारा बनाया गया था नाटो, और जो रूस के द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था वार्सा पैक्ट, इन दोनों ही गुटों में नहीं शामिल होना, इसमें शामिल होने से मना कर देना। जो अन्य बोल रहा है कि जो अन्य देशों द्वारा बनाए गए गुटों में सम्मिलित नहीं होते, अर्थात न इसमें शामिल हुआ न इसमें शामिल हुआ, इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, तथा किसी भी गुट की कार्य की सराहना या निंदा आंखें बंद करके बिना सोचे समझे नहीं करते हैं। अर्थात न तो नाटो की प्रशंसा करते हैं न सोवियत संघ की प्रशंसा करते हैं। हम तीसरी दुनिया के देशों की बात कर रहे हैं, ध्यान रहे। तो जो ना तो नाटो में सम्मिलित हुआ, न ही सोवियत संघ, न ही वार्सा में सम्मिलित हुआ, और न ही इसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य की न बुराइयों को बताया न अच्छाइयों को बताया। ठीक है, तो ऐसे राष्ट्रों अथवा देशों को जो इन गुटों में सम्मिलित नहीं होते हैं, कह रहा है कि वैसे देश या फिर वैसे संगठन जो न नाटो में सम्मिलित हुआ न वार्सा पैक्ट में सम्मिलित हुआ। हम सभी जानते हैं कि नाटो अमेरिका के द्वारा बनाया गया था गुट था, और वार्सा सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया गुट था। तो इन दोनों ही गुटों में शामिल होने से मना कर दिया, उसे हम तीसरी दुनिया के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, और इन्हें गुट निरपेक्ष देशों का संगठन भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों ही गुटों से अलग रहने की बात करते हैं।
न वार्सा पैक्ट में जाने की बात करते हैं, ना नाटो में जाने की बात करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक गुट निरपेक्ष है, किसी भी गुट में शामिल होने की बात ये नहीं करते हैं। ठीक है, यही तीसरी दुनिया के देश कहलाते हैं। और मैप में मैंने बताया है कि कौन कौन से देश शामिल थे, तो आप देख सकते हैं, एक बार दोबारा देख लें। जितने भी ग्रीन है ये दक्षिण अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका के देश है, जिसमें ब्राज़ील, कोलंबिया, मैक्सिको, ये सभी जो थे शामिल थे तीसरी दुनिया में। ये नव स्वतंत्र देश थे, पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप भी शामिल था तीसरी दुनिया में। और भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, सभी जो थे तीसरी दुनिया के देश थे। ठीक है, तो आप मैप पे इनकी स्थिति देख लीजिए कि कौन कौन से देश पहली दुनिया में थे, दूसरी दुनिया में थे, तीसरी दुनिया में थे, और इनके जो समझ भी लिए। ठीक है, आगे चलेंगे। अब अंतिम टॉपिक है कि शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी आखिर है क्या? शॉक थेरेपी की बात आखिर क्या है? तो चलें शुरू करते हैं, शॉक थेरेपी को समझते हैं। शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, अर्थात मारना, वार करना। आघात मीन्स होता है चोट पहुंचाना, और उसके बाद मलहम पट्टी करना अर्थात ट्रीटमेंट करना। तो आगे किसी को मार दीजिए, उस पर घातक प्रहार कर दीजिए, उसके बाद ट्रीटमेंट कीजिए। तो शॉक थेरेपी का एक सीधा सा मतलब देखें तो यही होता है, आघात पहुंचाकर उपचार करना शॉक थेरेपी का अर्थ होता है। ठीक है, यह रूस, मध्य एशिया के देशों तथा पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद को फैलाने के लिए एक मॉडल अपनाया गया था। वास्तव में शॉक थेरेपी था क्या? तो शॉक थेरेपी एक मॉडल था। मॉडल किस प्रकार का था? तो जो पूर्वी यूरोप थे, बताया ना कि जो यूरोप था दो भागों में विभाजित था, एक तो पश्चिमी यूरोप, एक पूर्वी यूरोप। तो जो पूर्वी यूरोप के देश थे, पूर्वी यूरोप के देशों में अर्थव्यवस्था को एक सही दिशा में लाने के लिए, एक सही पटरी पर लाने के लिए, क्योंकि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध से पूरी अर्थव्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो गई थी, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो चुकी थी। तो उस अर्थव्यवस्था को एक सही पटरी पर लाने के लिए, सही दिशा में लाने के लिए एक मॉडल अपनाया गया था, शॉक थेरेपी, जो पूर्वी यूरोप के देशों में अपनाया गया था और पूंजीवाद को फैलाने के लिए अपनाया गया था। ठीक है, पूंजीवाद को फैलाने के लिए इसे अपनाया गया था, क्योंकि समाजवादी जो व्यवस्था थी उसे लोग छोड़ रहे थे और सोचा कि अगर हम अर्थव्यवस्था को जल्दी से जल्दी डेवलप करना चाहते हैं तो हमें पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना होगा। इसलिए पूर्वी यूरोप के देशों ने पूंजीवादी व्यवस्था को वरीयता दिया और इसे अपनाने के लिए मॉडल अपनाया, जिसे हम शॉक थेरेपी कहते हैं। ठीक है, और जिसे शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। और इसे अपनाया गया था 1990 ईस्वी में। और इसे अपनाने के बाद हुआ क्या? कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि जो भी बचाव खोजा था, इससे पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, सब कुछ भ्रष्ट हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। ठीक है, इससे कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। अब हम समझते हैं कि आखिर शॉक थेरेपी को अपनाया गया पूंजीवाद को फैलाने के लिए पूर्वी यूरोप के देशों में, तो इसके परिणाम क्या हुए, आखिर इसका रिजल्ट क्या निकल कर आया। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि इससे पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, जो कुछ भी बचा हुआ था वो भी बर्बाद हो गया, मटिया मीट हो गया। इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा, यानी रूस में जितनी भी औद्योगिक ढांचे थे जो राज्य के नियंत्रण में थे, सरकार के नियंत्रण में थे, वो सब कुछ बर्बाद हो गया, चरमरा उठा, एकदम से भ्रष्ट हो गया, कुछ भी नहीं रहा। यानी जो अर्थव्यवस्था का लेवल था वो नीचे गिर गया धड़ाम से। ठीक है, लगभग 90%, 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेच दिया गया। अब कुछ है ही नहीं, अब हमारी अर्थव्यवस्था नीचे गिर गई, तो अब करिएगा कुछ ना कुछ तो बेच कर अपने देश को चलाना होगा ना, देश में नियम कानून को पालन करवाना होगा। तो उसके लिए उद्योगों को, जितने भी सरकारी उद्योगों थे, इंडस्ट्री थे, उनको सरकार ने बेचना शुरू कर दिया। और बेचते बेचते एक दो नहीं बल्कि 90%, 100% में से 90% उद्योगों को तो बेच दिया, कंपनियों को बेच दिया। ठीक है, आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण बाजार की ताकतें, पूंजीवाद जिसे हम कहते हैं पूंजीवाद, कर रही थी। ठीक है, और इसलिए यह सभी उद्योगों को मटियामीट करने वाला साबित हुआ। ऐसा क्यों हुआ? तो इसका मूल कारण था कि पूंजीवाद को अपनाया जाना। पूंजीवाद का इन्हें आइडिया नहीं था और इन्होंने पूंजीवाद को अपनाने का जो साहस किया, और एक आइडिया नहीं होते हुए भी इन्होंने जो पूंजीवाद को अपनाने की कोशिश की, एक प्लान तरीके से नहीं किया ये सब, तो इसके कारण यह पूरा का पूरा ढांचा चरमरा उठा
और सभी उद्योगों को मटियामीट करने वाला साबित हो गया, सब कुछ भ्रष्ट हो गया। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल, इतिहास के सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से भी जाना गया। क्यों जाना गया? क्योंकि उद्योगों की कीमत कम से कम करके आंकी गई। यानी मान लीजिए कि कोई उद्योग 100 रुपये की है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि अगर कोई भी उद्योग अगर 100 रुपया, जिसका दाम 100 रुपया है, 100 रुपीज़ है, उसको मात्र 15 से 20 रुपये में बेच दिया गया, औने पौने दामों में बेच दिया गया। ठीक है, क्योंकि सरकार को जल्दी थी, उसकी अर्थव्यवस्था बदहाल हो रही थी, तो ऐसा उनका मजबूरी बन गया, तो उन्हें औने पौने दामों में बेच दिया गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना? अब हुआ क्या, समझते हैं कि ये जो शॉक थेरेपी थी उसके परिणाम क्या हुए। तो रूसी मुद्रा, रूस की मुद्रा का नाम रूबल है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार। रूसी मुद्रा रूबल, रूबल रूस की मुद्रा का नाम रूबल है। जिस प्रकार भारत की मुद्रा का नाम रुपया है, उसी प्रकार रूस की मुद्रा का नाम रूबल है। तो रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। अर्थव्यवस्था जब नीचे गिरने लगी तो उनकी जो करेंसी का जो रेट है वो भी नीचे गिर गया। तो नाटकीय ढंग से रूबल में गिरावट देखी गई। सामूहिक खेती की प्रणाली भी समाप्त हो चुकी थी। जो लोग मिलकर खेती कर रहे थे, परिवार का पूरा सदस्य कार्य कर रहे थे, अब उनका पेट ही नहीं भरेगा, उनको कुछ इनकम ही नहीं प्राप्त होगा, तो खेती करने से फायदा क्या है? तो खेती का सिस्टम भी खत्म हो गया। रूस ने खदान का आयात करना शुरू कर दिया। अब जब सामूहिक खेती ही नहीं होगी, उत्पादन ही नहीं होगा देश में, तो लोग देश में अनाज को का भंडारण कहाँ से होगा? सरकारें कहाँ से अनाज लाएंगी? तो सरकारों को विदेशों से अनाज खरीदना पड़ा। यानी रूस में जो जिन चीज़ों का उत्पादन हो रहा था, अब तो उत्पादन खत्म हो गया, क्योंकि सामूहिक खेती का प्रचलन समाप्त हो गया, प्रणाली खत्म हो चुकी थी। तो देश में तो कुछ भी उत्पादित हो नहीं रहा था, तो विदेशों से लाना उनकी मजबूरी थी। तो रूस ने खाद्यान्न का आयात करना शुरू किया। आयात करने का मतलब होता है खरीदना, विदेशों से मंगाना शुरू किया, विदेशों से खरीदना शुरू किया। ठीक है, मध्य वर्ग समाज, जो मिडिल क्लास के लोग थे, वो हाशिए पर आ गया, और अकादमिक बौद्धिक कामों से जुड़े लोग या तो बिखर गए या फिर बाहर चले गए, दूसरे देशों में प्रवास कर गए, और ये पूर्वी यूरोप के जो देश है उनसे अपनी जो नागरिकता है वो छोड़ गए। ठीक है, उसे अपनी नागरिकता मतलब जो हटा दिया, उनको रिजेक्ट कर दिया, अवॉइड कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार जो शॉक थेरेपी था उसका परिणाम देखे गए, बहुत घातक परिणाम निकल कर सामने आया, और खास करके जो मध्य वर्ग का समाज था, मिडिल क्लास के लोग थे, उन्हें बहुत ज़्यादा इसका सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक्स थे सभी खत्म हो चुके हैं। शॉक थेरेपी के परिणाम, जो लास्ट टॉपिक था वो भी कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। और अगला जो पार्ट 2 होगा, जिसमें कई सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं, उनको पार्ट 2 में कवर कर लिया जाएगा, और उसके बाद हमारा जो चैप्टर 2 है, दो ध्रुवीयता का अंत, वो भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारा पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास जाती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।